Hello everybody, my name is Seema Agrawal and welcome to my YouTube channel Learning is Fun। आज हम ICSE क्लास 8 का हिस्ट्री एंड सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, ट्रेडर्स टू रूलर्स, फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। अब आपको हम इसमें बताने वाले हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से इंडिया में आई तो थी ट्रेड करने यानी कि व्यापार करने, और किस तरीके से धीरे धीरे वो इंडिया के रूलर बन गए और करीब 200 साल तक उन्होंने इंडिया पे रूल किया। तो क्या क्या इंसिडेंट्स थे जिसकी वजह से दिन पे दिन ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पावरफुल होती चली गई और वो आगे जाकर इंडिया में रूल करने लगी, वो भी एक नहीं दो नहीं, पूरे 200 साल ईस्ट इंडिया कंपनी ने और ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया। तो आज इस चैप्टर का हम वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। आपको पता है कि इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी साल तक इंडियंस पर राज किया था, तो किस तरीके से ये चीज़ पॉसिबल हुई थी आज इस चैप्टर में हम लोग समझने वाले हैं। Kavya was reading a story book in her school library which had a story about टीपू सुल्तान's bravery। काव्या अपनी स्कूल लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ रही थी, एक स्टोरी बुक पढ़ रही थी जिसमें टीपू सुल्तान की बहादुरी के बारे में बताया गया था। In that story, she read that Tipu Sultan was called the Tiger of Mysore because he single-handedly killed a tiger once। उस बुक में उसने लिखा था कि टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर बुलाया जाता था, कहा जाता है टाइगर ऑफ मैसूर क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बार अकेले ही टाइगर का शिकार कर लिया था। Kavya was intrigued by the story and went to her history teacher to know more about this Indian ruler and the tales of his bravery। अब वो इस स्टोरी को पढ़ के इतने ज़्यादा क्यूरियस हो गई कि वो अपनी हिस्ट्री टीचर के पास गई और उससे पूछा कि मुझे टीपू सुल्तान के बारे में और भी कुछ जानना है और इंडियन रूलर्स के बारे में और भी जानना है। The decline of the Mughal Empire rendered India politically unstable। आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि किस तरीके से एक के बाद एक फिर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन शुरू हो गया है ना। तो और जो इंडिया की जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो काफ़ी अनस्टेबल हो गई। अब कोई भी ऐसा पावरफुल रूलर नहीं बचा था जो इंडिया को उस वक्त संभाल सके। As you read in the last chapter, many regional kingdoms arose when the Mughal Empire declined। जब मुगल एम्पायर का डिक्लाइन की तरफ आई तो काफ़ी जो इंडिपेंडेंट जो रीजनल किंगडम्स थे वो उन्होंने अपने आप को फिर से इंडिपेंडेंट कर लिया और फिर रूल करने लगे। तो अब कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं बची थी इंडिया में रूल करने के लिए जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन की ओर आ गया। Meanwhile, the European trading companies too were becoming powerful in India। एक तरफ तो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, वो नीचे की तरफ आ रही थी, और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी या यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, ब्रिटिश की, फ्रांस की भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी और डच भी थे, जो बाहर बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थे उनके भी जो ट्रेडर्स थे वो इंडिया में पावरफुल होते जा रहे थे। ठीक है, अमंग दीज द ब्रिटिश कॉलोनाइज्ड इंडिया। इसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल था ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने इंडिया में अपनी कॉलोनीज बना ली थी, वो काफ़ी पावरफुल होके निकले थे। ठीक है, ये आप मैप देख रहे हैं, मैप डिपिक्टिंग फैक्ट्रीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज इन इंडिया 1705 में इस जगह पर जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनके जो फैक्ट्रीज थे। ठीक है ना, इस चार्ट में जो सर्कल दिखा रहा है वो इंग्लिश है, फिर फ्रेंच का दिखाया है, पोर्तुगीज़, डच और डैनिश। ये 5 कंट्रीज़ थी, यूरोपियन कंट्रीज़ थी जो उस वक्त इंडिया में अलग अलग जगह पे बिजनेस कर रही थी, ट्रेड कर रही थी, और इसमें सबसे ज़्यादा जो पावरफुल थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। ठीक है, नाउ यूरोपियंस एज ट्रेडर्स। इंडिया एंड यूरोप हैव हैड ट्रेड रिलेशन सिंस एंशिएंट टाइम्स। बहुत पुराने समय से, बहुत प्राचीन टाइम से इंडिया और यूरोप के बीच में व्यापारी रिश्ता था। इंडिया का सामान यूरोप में जाके बेचा जाता था और यूरोप का भी ट्रेड इंडिया में होता था। ठीक है, तो ये कोई नई बात नहीं थी, काफ़ी समय से इंडिया और यूरोप के बीच में ट्रेड रिलेशंस थे। It was when the sea routes were discovered that the Europeans came and settled in India। जब सी रूट की खोज हो गई है ना, जब सी रूट पता चल गया और डायरेक्टली यूरोप से इंडिया आने का रास्ता पता चल गया, तब जाके क्या हुआ, यूरोपियंस ने परमानेंटली इंडिया में सेट होना शुरू कर दिया। जो यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे तो वो यहाँ पर सेटल भी होने लगे, व्यापार के साथ साथ कुछ यूरोपियंस यहाँ पे बसने भी लगे। This is also when they set up trading companies to explore the markets of India and other parts of Asia।
यही इन्होंने यहाँ पर सेटअप किया, ट्रेडिंग कंपनीज थे, इंडिया में आके सेटल हुए और इंडिया के और भी नए मार्केट्स को एक्सप्लोर किया। पहले तो वो लोग इंडिया में कौन से एरियाज़ में ज़्यादा थे यूरोपियंस ट्रेडर्स, जो सी पोर्ट एरियाज़ थे, जहाँ पे समुद्री किनारा था, जहाँ से आराम से वो शिप से आ सकते थे, जा सकते थे। लेकिन इसके बाद उन्होंने क्या किया था, इंडिया के अलग अलग हिस्सों को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था और देखना शुरू कर दिया था कि यहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ किस प्रकार की हैं। सिर्फ इंडिया में नहीं, एशिया की और भी कंट्रीज़ को इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था कि वो कहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। टिल द अर्ली 17th century, trade was a private enterprise since it was monopolized by individual merchants and traders। तो 17th century की शुरुआत तक जो ट्रेड था वो एक प्राइवेट एंटरप्राइज था, क्योंकि कुछ ही मर्चेंट और कुछ ही ट्रेडर्स उस व्यापार को कर रहे थे। इसमें कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं थी। कुछ बिजनेसमैन आए थे इंडिया, कुछ ट्रेडर्स, कुछ मर्चेंट्स इंडिया आए थे और अदर एशियन कंट्रीज़ में आए थे। जो उनको सामान अच्छा लग रहा था उसका वो खरीद के ले जाते थे, या रॉ मटेरियल्स हो या फिनिश प्रोडक्ट्स हो, और अपने शहर में बेच रहे थे, अपने देश में वो बेच रहे थे। तो इस तरीके से इंडिविजुअल लेवल पे वो काम हो रहा था, छोटे लेवल पे काम हो रहा था। ट्रेडिंग कंपनीज वर एस्टेब्लिश ओनली इन द 17th century। तो अर्ली 17th century में जो चीज़ छोटे लेवल पे थी वो 17th century के ख़त्म होते 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 में क्या हो गया, ये बड़ा रूप इसने ले लिया और काफ़ी ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया में एस्टेब्लिश होने लगी। Trading companies from Portugal, Holland, England, France and Denmark was set up in the coastal areas। इंडिया के जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत सारी यूरोपियन की जो ट्रेडिंग कंपनीज थी, जैसे कुछ पोर्तुगल से आई, कोई हॉलैंड से आई, इंग्लैंड, फ्रांस एंड डेनमार्क से कुछ कंपनीज आई और वहाँ आके बसने लगी और उन्होंने ट्रेडिंग शुरू कर दी। These trading companies were called factories। इन ट्रेडिंग कंपनीज को फैक्ट्रीज कहा गया। Even though they were called factories, it did not mean that goods were manufactured there। हालांकि फैक्ट्रीज क्या होती है, फैक्ट्रीज वो प्लेस होती है जहाँ पे कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड फैक्ट्री का इस्तेमाल हुआ था उसका मतलब ये नहीं था कि उन लोग कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे थे, अभी भी वो ट्रेडर्स थे, बस वो सामान खरीदते और बेचते थे, ठीक है, कुछ भी चीज़ बना नहीं रहे थे। लेकिन तो भी इनको फैक्ट्रीज बोला जाता था। क्यों बोला जाता था? They were called factories because the officials of these companies called factors lived in these factories। इनको फैक्ट्रीज इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनके जो ऑफिशियल्स थे, इन कंपनीज के जो ऑफिशियल्स थे, इन कंपनी में जो ऑफिशियल्स काम कर रहे थे, उनको उनकी भाषा में फैक्टर्स बोला जाता था। और जो फैक्टर्स जहाँ पे रहता था उस प्लेस को फैक्ट्रीज बोल दिया। तो यहाँ पे फैक्ट्रीज शब्द का मतलब अलग है। यहाँ पर फैक्ट्रीज का मतलब क्या है? फैक्ट्रीज मतलब वो जगह जहाँ पर ऑफिशियल्स यानी कि जिनको वो फैक्टर्स बोलते हैं वो रहते हैं। जहाँ पर फैक्टर्स रहते हैं उस प्लेस को फैक्ट्रीज बोलते हैं। वरना आज के अगर हम सिनेरियो में बात करें तो फैक्ट्रीज का मतलब क्या होता है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही है। लेकिन यहाँ पर 17th सेंचुरी में फैक्ट्रीज शब्द का मतलब था वो प्लेस जहाँ पर फैक्टर्स रहते थे। और फैक्टर्स कौन थे? फैक्टर्स वो ऑफिशियल्स थे जो इन यूरोपियन कंपनीज के लिए काम करते थे। दीज फैक्ट्रीज हाउस ऑफिसेज एंड गोडाउन्स। The houses of officials and traders were also built in the factories। इस फैक्ट्रीज में बहुत सारे ऑफिसेज हुआ करते थे, बहुत सारे गोडाउन्स हुआ करते थे जहाँ पर उनका माल रखा रहता था, सामान रखा रहता था, और उनके इन ऑफिशियल्स के और ट्रेडर्स के वहाँ पे घर भी बने रहते थे। Often over time these factories grew into small fortified town। और धीरे धीरे एक दो से शुरुआत करके वो काफ़ी बड़े एरिया में वो फैक्ट्रीज फैल गई और वो एक तरीके से एक बड़ा किला नुमा एक टाउन बन गया, फोर्टिफाइड कर लिया उस चीज़ जगह को। मतलब उन्होंने सुनिश्चित कर लिया कि वो सेफ रहे और कोई उनको वहाँ से वो कोई उनके लिए खतरा ना बने, ठीक है। उसी तरीके से आपने कोलकाता में सुना होगा, जो भी कोलकाता घूमने गया होगा वो जानता होगा कि फोर्ट विलियम इन कोलकाता मॉडर्न डे कलकत्ता मॉडर्न डे कोलकाता वाज वन ऑफ द फैक्ट्रीज ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आपने फोर्ट विलियम जो देखा होगा कोलकाता में, वो भी एक प्रकार की फैक्ट्री थी। और किसकी फैक्ट्री थी? वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। ये पिक्चर है, तो वो इस तरीके से वो जगह होती थी, वो फैक्ट्रीज इस जगह से होती थी। तो देख रहे हैं आप कितने बड़े एरियाज में फैली हुई है और चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बनी रहती थी ताकि कोई और दुश्मनों का उनको खतरा ना रहे। ट्रेड वॉज कैरीड आउट फ्रॉम दीज फैक्ट्रीज। इन फैक्ट्री से व्यापार होता था, ट्रेड होता था, ठीक है ना। आइटम्स सच एज स्पाइसेस, क्लॉथ, silk and indigo were exported from India to Europe since they were in great demand there। मेन प्रोडक्ट्स जिनका व्यापार होता था वो थे स्पाइसेस यानी मसाले। आपको पता है आज भी जो 70% मसाले होते हैं वो इंडिया से
ही जाते हैं, एशियन कंट्रीज से ही जाते हैं, क्योंकि इस साइड ही स्पाइसेस का है। तो जो मेन आइटम जो एक्सपोर्ट होता था वो स्पाइसेस होते थे, यानी कि मसाले वगैरह। क्लॉथ, कपड़ा काफ़ी अच्छा क्वालिटी का माना जाता था इंडिया का। सिल्क एंड इंडिगो, इंडिगो यानी कि जो नील होती है वो इंडिया से यूरोप में जाती थी, क्योंकि यूरोप में इन प्रोडक्ट्स की बहुत डिमांड थी। तो ये इन आइटम्स का नाम याद रखना, इसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं कि कौन कौन से आइटम्स एक्सपोर्ट होते थे, ठीक है ना। तो स्पाइसेस, क्लॉथ, सिल्क एंड इंडिगो। The factories were engaged in the task of procuring these items at low cost from the India and selling them at high prices in Europe and America. Obviously, इन फैक्ट्रीज का क्या काम होता था कि इन चीज़ों को वो सस्ते से सस्ते दाम में इंडिया से खरीदें और महंगे से महंगे दाम में यूरोप में और अमेरिका के मार्केट में बेचें, तभी तो प्रॉफिट होगा ना। कोई चीज़ आप सस्ते खरीदोगे और महंगे दामों में बेचोगे तो अभी आपको प्रॉफिट होगा। तो वो यही कर रहे थे, इंडिया से इन सारे सामान को बहुत कम दामों में खरीद के अमेरिका और यूरोप के मार्केट में ऊंचे दामों में बेच रहे थे और काफ़ी मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन वो कमा रहे थे। दिस meant a huge प्रॉफिट मार्जिन फॉर द यूरोपियन कंट्रीज इन्वॉल्व इन ट्रेड। तो जो जो यूरोपियन कंट्रीज, भले वो डच हो, फ्रेंच हो, होलैंड के हों, पोर्तुगीज़ के हों या ब्रिटेन के हों, वो जो कंट्रीज थी वो बहुत इसमें प्रॉफिट कमा रही थी। दिस इज़ वाई मैनी यूरोपियन कंट्रीज वर पिटेड अगेंस्ट ईच अदर इन अ बिड टू कंट्रोल ट्रेड। अब भाई इतना अच्छा फ़ायदा देखते हुए क्या हो जाता है, आपस में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो जाता है ना। सब चाहते हैं कि हमारी मोनोपोली हो जाए इस ट्रेड में, क्योंकि इतना फ़ायदा दिख रहा था उन्हें कि उन्हें लग रहा था, फ्रेंच को लग रहा था कि हम ही को सारा मिल जाए, ब्रिटिशर्स को लग रहा था हमारा ही सारा उसमें कंट्रोल हो जाए। इसी तरीके से डच हुए या दूसरी कंट्रीज़ के हुए, तो इस तरीके से उनमें आपस में कॉम्पिटिशन क्रिएट हो गया। However, the quantum of trade was not enough to sustain the companies from all European countries. हालांकि जो ट्रेड था उसका वो इतने बड़े लेवल में नहीं था कि सारी कंट्रीज़, मतलब कितने सारे भी प्लेयर्स आ जाए और सबको प्रॉफिट होता रहे। भाई चीज़ें लिमिटेड थी, तो इसलिए उसमें कंपटीशन भी लिमिटेड करना ज़रूरी था, नहीं तो जितना फ़ायदा वो सोचते थे उतना फ़ायदा उनको नहीं होता। दिस led to decrease in profits of the companies. तो यहाँ का बड़ा फ़ायदा देख के बहुत सारी कंपनीज इंडिया और एशियन कंट्रीज़ की तरफ आने लगी, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंपटीशन क्रिएट हो गया तो इन कंपनीज़ का प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होने लगा। द कंपनीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज हैज़ फेल्ट द नीड टू एलिमिनेट द कॉम्पिटिटर्स एंड एस्टेब्लिश मोनोपोली ओवर द ट्रेड। तो इन अलग अलग कंट्रीज़ की कंपनीज ने सोचा कि भैया कॉम्पिटिटर्स को हटाना बहुत ज़रूरी है और इस व्यापार पर हमको अपना मोनोपोली करना पड़ेगा, तब जाके हम वो प्रॉफिट कमा पाएंगे जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। The companies which had the support of their respective governments were able to build their own armies. अब क्या हुआ, जब इतना प्रॉफिट देखा तो इन कंपनीज की, इनकी जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स थी वो भी इनको सपोर्ट करने लगी, और कुछ गवर्नमेंट तो अपनी आर्मीज़ भी भेजने लगी इनके सपोर्ट में कि अगर आपको किसी से खतरा है तो ये आर्मी है, आप अपना प्रोटेक्शन कर सकते हो और आप अपने कॉम्पिटिटर्स को हटाओ। They waged wars to establish monopoly. तो आपस में मतलब इन लोगों के बीच में वॉर भी छिड़ जाती थी, है ना। और इसका सपोर्ट कहाँ मिलता था, इनकी खुद की कंट्री की आर्मी आ जाती थी इनको सपोर्ट करने के लिए। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच सक्सीडेड इन आउस्टिंग द पोर्तुगीज, द डच एंड द डेन्स फ्रॉम द इंडिया। अच्छा, जब इस कंपटीशन में सत्ता की लड़ाई हो रही थी तो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने हाथ मिला लिया और इन दोनों की आर्मीज़ ने मिलकर पोर्तुगीज, डच और डेन्स का सफाया कर दिया इंडिया से। मतलब अब इंडिया में मेन जो ट्रेडिंग कंपनीज बची वो कहाँ की बची, ब्रिटिश की और फ्रेंच की। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी जैसे पोर्तुगीज़ थे, डच थे, डेन्स थे, इनको इन्होंने वॉर करके भगा दिया, ठीक है। दस दे बिकेम द डोमिनेंट प्लेयर इन द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड यूरोप। अब इंडिया और यूरोप के बीच में जो डोमिनेंट प्लेयर्स हो गए ट्रेड के, वो कौन हो गए, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, ठीक है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का हेडक्वार्टर की पिक्चर दिखा रहे हैं जो सूरत में था, है। अभी भी आप जाएंगे सूरत तो आपको दिखेगा। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, द ब्रिटिश मर्चेंट सेट अप द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट गेव द ईस्ट इंडिया कंपनी द एक्सक्लूसिव राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट इन 1600। जो ब्रिटिश मर्चेंट थे, मतलब जो ब्रिटिश के जो व्यापारी थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। उस वक्त ब्रिटेन में जो महारानी थी जिनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन, उन्होंने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिया कि आप 1600 में एक्सक्लूसिव राइट दिया कि आप ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उसके साथ सिर्फ और सिर्फ आप बिजनेस कर सकते हैं, कोई और आपके अलावा वहाँ पर ट्रेड नहीं करेगा। मतलब ब्रिटेन की जो ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ पड़ती हैं इंक्लूडिंग इंडिया,
एंड अदर ईस्टर्न कंट्रीज, उसका वहाँ से ट्रेड करने का एक्सक्लूसिव राइट क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कब? 1600 में। दिस फॉरबेड एनी अदर ट्रेडिंग ग्रुप फ्रॉम इंग्लैंड टू कॉम्पीट विद द कंपनी। इसकी वजह से क्या हुआ, जब एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया तो भाई ब्रिटेन में और भी कंपनीज तो होंगी जो ट्रेड करती होंगी, तो उनको ट्रेडिंग करने का उनसे अधिकार छिन गया। मतलब अगर ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी है तो ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ इंडिया से और अदर ईस्टर्न कंट्रीज के साथ ट्रेड कर सकती है। ब्रिटेन में जो और दूसरी ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनको ये अधिकार नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत इन 1612। ये याद करना, पूछेंगे कि फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ सेटअप हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में आकर 1612 में सूरत में अपने सबसे पहली फैक्ट्री डाली। अदर सेटलमेंट्स केम अप इन मेड्रास प्रेजेंट डे चेन्नई, बॉम्बे प्रेजेंट डे मुंबई एंड कलकत्ता प्रेजेंट डे कोलकाता। सबसे पहले इन्होंने सूरत में फैक्ट्री डाली, उसके बाद फिर इन्होंने चेन्नई में, फिर मुंबई में और फिर कोलकाता में। वंस द प्रॉफिट रीप्ड ऑफ ट्रेड मेड द कंपनीज रिच, इट बिगेन टू इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ इंडिया। एक बार जब ईस्ट इंडिया कंपनी को खूब प्रॉफिट होने लगा इंडिया में, उनका व्यापार अच्छे से जम गया और उन्हीं की मोनोपोली हो गई इंडिया में, फिर धीरे धीरे उन्होंने ट्रेडिंग के साथ साथ इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी उन्होंने दखलंदाजी शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि इंडिया में यूनिटी नहीं है। इंडिया के जो रूलर्स थे वो सिर्फ अपने रीजन को, अपने एरिया को ही सिर्फ बचाने में लगे रहते थे और वो पूरे इंडिया को एज अ होल लेके नहीं चलते थे। और आपस में छोटे आपस में जो नेबरिंग स्टेट्स हुआ करते थे वो उनमें आपस में वॉर्स होते ही रहते थे। तो इसका फ़ायदा इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बखूबी निभाया। ठीक है, तो जब वो ट्रेडिंग में उसने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया तो फिर उसने इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में भी दखलंदाजी देना शुरू कर दी। ये जो फोटो है ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट की है। इन्होंने ही परमिशन दी थी 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सक्लूसिव ईस्टर्न कंट्रीज़ में ट्रेड करने की। अच्छा, जैसे ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी ऐसे ही फ्रेंच की भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी थी, है ना। हम लोगों ने अधिकतर नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सुना है, फ्रेंच का नहीं सुना। लेकिन उस समय पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी जिसको आगे चल के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरा दिया था। ठीक है, तो क्या थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी? द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1664। अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1664, यानी कि करीब 64 ईयर्स के बाद, क्योंकि 1600 में तो तुम्हारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई थी और 1664 में फ्रेंच वालों की भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। इट सेटअप इट्स बेस इन पौंडीचेरी प्रेजेंट डे पुडुचेरी। इन्होंने अपना बेस पौंडीचेरी को बनाया, जो आज की डेट में पुडुचेरी कहलाता है ना, इन्होंने पौंडीचेरी बनाया। जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बेस कहाँ बनाया था? सूरत में बनाया था। ठीक है, तो दोनों याद रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस कहाँ था? उनका सूरत था और इनका बेस कहाँ था? पौंडीचेरी था। ठीक है, प्रेजेंट डे पुडुचेरी। इट्स फैक्ट्रीज वर इन माहे, यनम एंड कराईकल। इनकी फैक्ट्रीज कहाँ थी? माहे में थी। किसकी बात हो रही है? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बेस पुडुचेरी में बनाया था और इनकी फैक्ट्रीज माहे, यनम और कराईकल में थी। ठीक है, ये भी याद रखना, ये भी पूछेंगे ऑब्जेक्टिव्स में। इट वॉज कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट एंड डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट फॉर मिलिट्री एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सपोर्ट कर रही थी फ्रेंच गवर्नमेंट और उनको उनकी तरफ से मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रहा था। डिड यू नो, इन्होंने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में दी है कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड अ कोट ऑफ आर्म्स टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना कोट ऑफ आर्म्स दिया था, उसमें इस तरह का जो लोगो लगा रहता था। ठीक है ना, ये लोगो, इस लोगो को एक कोट ऑफ आर्म्स कहलाता है। इसको पूरा डिस्क्राइब किया है कि इसमें लायंस थे और किस तरह से कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया था और उससे क्या सिग्निफिकेंस था। ठीक है ना, दिस मैन दैट द क्वीन पैटर्नाइज्ड इंग्लिश ट्रेडिंग ऑपरेशंस इन इंडिया। इस कोट ऑफ आर्म से ये पता चल रहा है कि जो ब्रिटिशर्स हैं, मतलब जो क्वीन है, उन्होंने इंग्लिश ट्रेडिंग ऑपरेशंस जो इंडिया में चल रहा है उसको पैटर्नाइज किया, मतलब उन्हीं के अंडर में ये ऑपरेशन चल रहा है। ठीक है, उनका सपोर्ट, क्वीन का सपोर्ट इस इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज को है। द कोट ऑफ आर्म्स फीचर्स सी लायंस एंड बिलोइंग सेट जॉर्ज फ्लैग्स सपोर्टिंग अ शील्ड विथ 3 ships एंड रोजेस। तो ये सारे डिटेल्स उसमें है। सी लायंस दिख रहे हैं, सेंट जॉर्ज फ्लैग्स दिख रहा है, एक शील्ड दिख रही है, 3 ships दिख रही हैं और रोजेस दिख रहे हैं। द शिप्स हैव ओपन सेल्स एंड आर फेसिंग ईस्ट। देखो, जो शिप है उसके सेल्स खुले हुए हैं और वो ईस्ट की तरफ
डायरेक्ट है, पोजीशन उसकी पॉइंट कहाँ करे, ईस्ट की तरफ, मतलब आप ईस्ट की तरफ व्यापार कर सकते हैं, राइट, ये सिग्निफाई है। द शिप्स हैव ओपन सेल्स एंड आर फेसिंग ईस्ट, signifying that their purpose is to go east. The roses stands for England and the blue globe on top signifies the world. जो roses उसमें दिए हैं वो roses इंग्लैंड बता रहा है, और जो blue globe दिखाया गया वो वर्ल्ड को सिग्निफाई कर रहा है। The coat of arms also has an inscription in Latin. इसमें लेटिन में भी कुछ लिखा हुआ था, इंस्क्राइब्ड था, क्या था, Deus indicate Dio Ducente Nil Nosat। इसका मतलब क्या था, मीनिंग गॉड इज आउट लीडर, भगवान हमारा लीडर है। व्हेन गॉड लीड्स नथिंग कैन हार्म, जब भगवान हमारा साथ है, जब भगवान हमको मार्गदर्शन दे रहा है तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिस वॉज द कंपनी मोटो। तो ये सिर्फ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, शायद ही पूछी जा सकती है, लेकिन दिस फॉर योर नॉलेज, ओके। तो अब एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन इंडिया। अब देखो, पहले से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में काम कर रही थी, ट्रेडिंग कर रही थी, और काफ़ी हद तक उसने अपने आप को जमा लिया था। अब साथ में तुम्हारा ये फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ गई। तो अब क्या हो गया, ये जो एंग्लो मतलब जो ब्रिटिशर्स वाली, जो ब्रिटिश वाली थी ना, जो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको एंग्लो कहते हैं, और जो फ्रांस की थी तो उसको फ्रेंच। तो एंग्लो और फ्रेंच के बीच में कंपटीशन क्रिएट हो गया। द इंग्लिश एंड द फ्रेंच वर द टू मेजर राइवल कंपनीज वाइंग फॉर ट्रेड मोनोपोली इन इंडिया। तो जो इंग्लिश थे और जो फ्रेंच पीपल थे, दोनों के दोनों इंडिया पे अपना मोनोपोली चाहते थे, इंडिया की ट्रेड पर। दिस लेड टू अ नंबर ऑफ वॉर्स बिटवीन द टू। पहले तो इन दोनों ने मिलकर डच, डेन्स और पोर्तुगीज़ को भगा दिया था इंडिया में, लेकिन बाद में क्या हुआ, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे। फ्रांस चाह रहा था कि उसका पूरी सत्ता हो जाए इंडिया में, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाह रही थी कि उसकी हो जाए। तो इसकी वजह से इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में काफ़ी वॉर्स हुए। These are called the Carnatic Wars because they were fought in the region which lies in the present day Tamil Nadu। जो ये वॉर्स इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुए, मतलब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो वॉर हुए उनको ही हम कार्नेटिक वॉर्स कहते हैं, क्योंकि ये जिस रीजन में हो रहे थे वो रीजन उस जगह उस टाइम पे कार्नेटिक रीजन कहलाता था, और वो आज के समय पे तमिलनाडु का एरिया है। तो तमिलनाडु का जो एरिया है उस वक्त कार्नेटिक के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पे होने वाले जितने भी वॉर्स थे वो कार्नेटिक वॉर्स कहलाते थे। और आपको पता होना चाहिए कि कार्नेटिक वॉर्स किसके बीच में हुए थे, वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुए थे। क्या रीज़न था, दोनों ही चाहते थे कि उनकी इंडिया की ट्रेड में मोनोपोली हो जाए, इस कारण वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। The Carnatic Wars spanned from 1744 to 1763. There were three wars that were fought between the two during this period. तो जितने भी कार्नेटिक वॉर्स हुए वो 1744 से लेकर 1763 तक चले, करीब 19-20 साल चले। और ये सारे के सारे जो लड़ाई जो इस पीरियड में कितने वॉर्स हुए, करीब 3 वॉर्स हुए, 3 बार इन लोगों के युद्ध हुआ। इसको फर्स्ट कार्नेटिक वॉर, सेकंड कार्नेटिक वॉर और थर्ड कार्नेटिक वॉर कहते हैं। पूछते हैं, ये एग्जाम में भी पूछते हैं, कॉम्पिटिशन में भी पूछते हैं, तो हम देखते हैं क्या है ये। द ब्रिटिश क्रश द फ्रेंच एंड ड्रोव द लेटर आउट ऑफ इंडिया। ब्रिटिश ने पूरी तरीके से फ्रेंच को इसमें क्रश कर दिया और इंडिया से बाहर कर दिया, ठीक है ना। तो जब थर्ड कार्नेटिक वॉर कंप्लीट हो गया उसके बाद ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को इंडिया से बाहर खदेड़ डाला। अब उसके बाद ब्रिटिशर्स का ही पूरा राज्य हो गया था इंडिया में। दस द ब्रिटिश स्ट्रेंथन देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर इंडिया। इस तरीके से ब्रिटिश का काफ़ी ज़्यादा जो होल्ड था इंडिया में बढ़ गया। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर कब से कब तक चला, वो 1744 से स्टार्ट होकर 1748 तक चला। इंग्लैंड एंड फ्रांस वर एट वॉर इन यूरोप इन 1744। एक्चुअली क्या था कि 1744 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में अपने आप से ही वॉर चल रही थी। कहाँ, यूरोप में चल रही थी। उस वॉर का असर इस इंडिया में जो कंपनीज थी इनकी, इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में भी, इनके सामने भी वो असर देखने को मिला। दिस हैड रेपरकशंस ऑन द रिलेशन इन India as well. The British threatened to occupy Pondicherry. The French under the leadership of Joseph Dupleix occupied Madras as a response. क्या हुआ इसकी वजह से यूरोप में ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में वॉर चल रहा था। उसका असर ये हुआ कि इंडिया में जो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनीज थी उनके बीच में भी जंग छिड़ गई, और ब्रिटिशर्स ने उनको धमकाया, फ्रेंच को धमकाया कि हम तुम्हारी पौंडीचेरी को पे कब्जा कर लेंगे। उस वक्त जो फ्रेंच का जो लीडर थे वो कौन थे, ड्यूप्लेक्स, ठीक है। ये पूछेंगे, नाम पूछेंगे, फ्रेंच लीडरशिप किसकी थी, ड्यूप्लेक्स की। जो ड्यूप्लेक्स थे वो उस वक्त फ्रेंच आर्मी को, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को लीड कर रहे थे।
द फ्रेंच अंडर द लीडरशिप ऑफ जोसेफ डुप्लेक्स ऑक्यूपाइड मद्रास एज अ रिस्पॉन्स। तो ब्रिटिश ने तो धमकी दी कि हम तुम्हारी पौंडीचेरी में कब्जा कर लेंगे, लेकिन फ्रेंच जो जोसेफ डुप्लेक्स की लीडरशिप में लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने बदले में क्या किया, उल्टा मद्रास पे कब्जा कर लिया, जिसके ऊपर ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे उस वक्त, है ना। तो इनका पौंडीचेरी तो ये नहीं ऑक्यूपाई कर पाए, जबकि उल्टा फ्रेंच ने मद्रास पे कब्जा कर लिया। नवाब ऑफ कार्नेटिक अनवर उद्दीन टेरिटरी, तो मद्रास में किसकी टेरिटरी थी उस वक्त, अनवर उद्दीन की। तो उस अनवर उद्दीन की जो टेरिटरी थी उसको फ्रेंच वालों ने डुप्लेक्स के लीडरशिप में अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। द ब्रिटिश आस्क्ड अनवर उद्दीन टू हेल्प, अब ब्रिटिशर्स ने मदद मांगी, क्योंकि भाई उनका तो वहाँ पर बेस था ना, ब्रिटिशर्स का वहाँ पे उनकी ट्रेडिंग कंपनी थी मद्रास में, तो अनवर उद्दीन से उन्होंने मदद मांगी। द नवाब डिड सेंड एन आर्मी टू हेल्प द ब्रिटिश बट वॉज डिफीटेड बाय द फ्रेंच। नवाब ने अपनी आर्मी भेजी ब्रिटिशर्स की मदद करने के लिए, लेकिन वो दोनों ही हार गए, ना ब्रिटिशर जीत पाए फ्रेंच से, ना ही नवाब की आर्मी। In 1748, the war between England and France ceased back in England. This also put an end to their hostilities here in India. फिर ऐसे ना 4 साल तक चलता रहा। फिर 1748 में अपने आप से यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच की लड़ाई बंद हो गई। जब वहाँ बंद हो गई तो उसका असर क्या हुआ, इंडिया में जो लड़ाई हो रही थी इन लोगों के बीच में आपस में, वो भी बंद हो गई। तो इस तरीके से फर्स्ट कार्नेटिक वॉर एंड हो गया। लेकिन इस फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जीता कौन था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी। किसकी लीडरशिप में जीती थी, डुप्लेक्स, देखो जैसे डुप्लेक्स की स्टैचू दिखा रहे हैं, ठीक है ना, इनकी लीडरशिप में जीती थी, ठीक है। उस वक्त जो नवाब थे कार्नेटिक के, वो कौन थे, अनवर उद्दीन, ठीक है। इन्होंने मदद करी थी ब्रिटिश की, लेकिन तो भी ये जीत नहीं पाए थे। अब सेकेंड कार्नेटिक वॉर कब शुरू हुआ, 1748 में, और 1754 तक चला। The issue of the succession to the throne of Hyderabad and Carnatic was the reason for the second Carnatic war. पूछ लेंगे क्या रीज़न था भाई, सेकेंड कार्नेटिक वॉर क्यों हुआ। सेकेंड कार्नेटिक वॉर हुआ था इसकी वजह से, इशू ये था कि भाई हैदराबाद की गद्दी में कौन बैठेगा। द इशू ऑफ द सक्सेशन टू द थ्रोन ऑफ हैदराबाद एंड कार्नेटिक वॉज अ, हैदराबाद में किसकी सत्ता होगी और कार्नेटिक में किसकी सत्ता होगी, ये इशू था सेकेंड कार्नेटिक वॉर का। बोथ सपोर्टेड राइवल कैंडिडेट्स टू द थ्रोन। अब ब्रिटिशर्स हैदराबाद में अलग कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे थे और फ्रेंच अलग कर रहे थे। कार्नेटिक में ऐसा था, ब्रिटिशर्स एक अलग व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे थे और फ्रेंच अलग को कर रहे थे। इसकी वजह से इन लोगों का जो था आपस में भी झगड़ा हो गया। इन हैदराबाद द ब्रिटिश सपोर्टेड नासिर जंग एंड द फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग। हैदराबाद में ब्रिटिशर चाहते थे कि सत्ता किसके हाथ में जाए, नासिर जंग के, और फ्रेंच चाहते थे कि भाई मुजफ्फर जंग वहाँ के वो बने। इन कार्नेटिक द ब्रिटिश सपोर्टेड मोहम्मद अली एंड द फ्रेंच सपोर्टेड चंदा साहिब। उसी तरीके से कार्नेटिक में ब्रिटिशर साथ दे रहे थे मोहम्मद अली का, और फ्रेंच चाहते थे कि भाई चंदा साहिब के हाथ में सत्ता जाए। तो आप देख रहे हो हैदराबाद में और कार्नेटिक में दोनों ही जगह ब्रिटिश और फ्रेंच अलग अलग व्यक्ति को सपोर्ट कर रहे थे, तो जिसकी वजह से इनके बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। द रिजल्ट ऑफ दिस डिसएग्रीमेंट वाज द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, और जिसकी वजह से सेकेंड कार्नेटिक वॉर ब्रिटिश के बीच में और फ्रेंच के बीच में हो गया। आफ्टर द वॉर अ पीस ट्रीटी वॉज साइन एंड डुप्लेक्स रिटर्न टू फ्रांस। इस वॉर में फिर क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला, एक शांति समझौता साइन किया गया, जिसको हम पीस ट्रीटी कहते हैं। किसके बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में एक शांति समझौता साइन किया गया, और उसके तहत डुप्लेक्स जो लीडर थे फ्रांस के, वो वहाँ से लौट गए वापस फ्रांस, ठीक है। तो सेकेंड कार्नेटिक वॉर ये हुआ। रीज़न याद रखना कि क्यों हुआ था, फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ, और ये भी याद रखना कि हैदराबाद में ब्रिटिश किसको सपोर्ट कर रहे थे और फ्रेंच किसको कर रहे थे, और फिर कार्नेटिक में कौन किसको सपोर्ट कर रहा था। तो ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से 1763 तक चला। द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच एंटर्ड अ वॉर इन यूरोप इन 1756। फिर भी इन लोगों में दोबारा लड़ाई हो गई 1756 में। द ब्रिटिश डिफीटेड द फ्रेंच इन द वॉर। इसमें तो भाई ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया। A peace treaty was signed in 1763, after which the French factories were restored to the French. फिर एक शांति समझौता फिर से साइन हुआ 1763 में, और इसमें क्या हुआ, फ्रेंच की फैक्ट्रीज जाके दोबारा फ्रेंच में जाके एस्टेब्लिश हुई, यहाँ से उनको हटा दिया गया। कहाँ से, इंडिया से। However, the French were denied permission to fortify their factories. A peace treaty was signed in 1763, after which the French factories were restored to the French. अच्छा नहीं, इसमें क्या हुआ, एक पीस ट्रीटी साइन की गई और 1763 में, जिसके तहत फ्रेंच फैक्ट्रीज़ को दोबारा
उन्होंने रीस्टोर कर दिया कि ठीक है आप अपनी फैक्ट्रीज डाल दो। लेकिन फ्रेंच वर डिनाइड परमिशन टू फोर्टिफाई देयर फैक्ट्रीज, लेकिन आप अपने फैक्ट्रीज को फोर्टिफाई नहीं कर सकते, उसको किले में तब्दील नहीं कर सकते, है ना। आप ओपन रहो और ओपनली आप ट्रेड करो, ये परमिशन दे दी थी ब्रिटिशर्स ने, ठीक है। एक बार फिर से समझाती हूँ। थर्ड कार्नेटिक वॉर में तो क्या हुआ था, जब वॉर पूरा एंड हो गया तो फिर एक पीस ट्रीटी साइन हुई क्योंकि इस पर ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच को हरा दिया था। ब्रिटिशर्स ने इस समझौते में ये साइन करवाया कि ठीक है जो फ्रेंच हैं वो अपनी फैक्ट्रीज़ इंडिया में डाल सकते हैं, लेकिन वो इन फैक्ट्रीज़ के चारों तरफ फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है ना। आप खुले में व्यापार करो, आपको किसी प्रकार का फोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, फोर्ट यानी किला बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द फ्रेंच फैक्ट्री दस सर्व्ड एज ओनली ट्रेड सेंटर, तो वो सिर्फ ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं दे सकते हो, है ना। दिस लेड टू द ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन इंडिया एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ब्रिटिश पोजीशन। तो इस समझौते के तहत जब उनको फोर्टिफिकेशन की मनाही हो गई फ्रेंच को, तो फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि उनका व्यापार भी घटने लगा इंडिया में, और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स की पोजीशन इंडिया में बढ़ती चली गई। तो एक समय के बाद फिर क्या होगा, जो लास्ट यूरोपियन कंट्री फ्रेंच बची थी, फ्रांस बची थी इंडिया में, वो भी उसका भी सफाया इंडिया से हो गया। अब इंडिया में क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया। मेन यही मतलब शासन अभी तो नहीं आया, लेकिन मेन ट्रेडिंग कंपनी बन गई इंडिया की। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल, अब ब्रिटिश ने किस तरह से बंगाल को जीता। उस समय में बंगाल काफ़ी बड़ा स्टेट था और काफ़ी वेल्दी स्टेट था, और काफ़ी जो लर्नर्ड जो पर्सनैलिटीज़ थी वो भी बंगाल में थी। तो बंगाल एक काफ़ी अच्छी जगह थी जिसके ऊपर नज़र किसकी थी, ब्रिटिशर्स की। तो किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने बंगाल को जीता। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फंक्शनड एज ट्रेडिंग बॉडी इन द अर्ली 17th सेंचुरी। देखो जैसे हम पढ़ चुके हैं कि 17th सेंचुरी की शुरुआत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ ट्रेडिंग बॉडी की तरह आई थी, एक ट्रेड करने इंडिया में आई थी, व्यापार, उसका एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इरादा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लालच बढ़ता गया, उन्होंने कहा कि वाई नॉट, जब ट्रेडिंग में इतना फ़ायदा है, अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन भी करने लगेगा तो फिर तो कितना फ़ायदा ना होगा। तो यही चीज़ हुआ। इनिशियली इट सप्लिकेटेड द मुगल एम्परर्स फॉर ट्रेड कंसेशन एंड प्रिविलेजेस। पहले वो क्या करते थे, मुगल एम्परर्स को सपोर्ट करते थे, क्यों, ताकि उनको व्यापार में फ़ायदा मिल सके, उनको कंसेशन मिल सके। इस तरीके से वो जी हुजूरी करते थे मुगल एम्परर्स की। मतलब जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में व्यापार करने, तो वो मुगल एम्परर्स को खुश करने में लगी रहती थी, ताकि इसका फ़ायदा उनको कंसेशंस और प्रिविलेजेस के रूप में मिले व्यापार करने में। But after the death of Aurangzeb, that they took advantage of the weakening of the Mughal Empire. लेकिन औरंगजेब जो मुगल एम्परर थे, उनके मरने के बाद धीरे धीरे मुगल एम्पायर क्या हुआ, बिखराव की तरफ आ गया, वो डिक्लाइन होने लगा, उसकी जो पावर थी वो कम होने लगी। इसका फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया कि भाई देखो, औरंगजेब जब तक थे तब तक तो बहुत अच्छा चल रहा था मुगल एम्पायर, लेकिन जब औरंगजेब मर गए और उनके बाद जो उनके सक्सेसर आए, तो वो उतने अच्छे से मुगल एम्पायर पर अपना कंट्रोल नहीं जमा पाए। ब्रिटिशर्स ने इसका फ़ायदा उठाया। दे स्ट्रेंथन्ड देयर ऑपरेशंस इन बंगाल बिकॉज इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। इन्होंने अपना जो ऑपरेशंस था बंगाल में बढ़ा दिया, क्योंकि उस वक्त बहुत रिच प्रोविंस में के अंडर आता था बंगाल, मतलब बंगाल काफ़ी रिच था उस वक्त। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मौके का फ़ायदा उठाया। एक तरफ तो मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ था औरंगज़ेब के मरने के बाद, और दूसरी तरफ जो तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपनी ताकत बंगाल में बढ़ाती जा रही थी। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अर्न द राइट टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विदाउट पेइंग कस्टम्स ड्यूटी इन 1770। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक राइट हासिल कर लिया, एक अधिकार हासिल कर लिया उस वक्त जो मुगल एम्परर था 1717 में, कि आपको इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी कस्टम ड्यूटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब बताओ कितना फ़ायदा है, आप व्यापार कर रहे हो और आपको कस्टम ड्यूटी पे नहीं करनी है। तो इन्होंने ये चीज़ अपने फेवर में करवा ली। सम ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी हु कैरिड आउट प्राइवेट ट्रेड फॉर पर्सनल गेन टू स्टॉप पेइंग द ड्यूटी ऑन देयर ट्रेड। अब भाई ये जो फैसिलिटी थी ये इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी कि आपको व्यापार करना है आप कर लीजिए, और हम आपको इसके बदले में कोई भी टैक्स ड्यूटी भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कंपनी के लिए था। लेकिन इसके अलावा जो उनके जो पर्सनल जो ऑफिसर्स थे हैं, जो अपना पर्सनल व्यापार कर रहे थे, इसका फ़ायदा उन्होंने भी उठाया, और उन्होंने भी कोई भी टैक्सेस पे करना या कोई भी कस्टम ड्यूटी पे करना बंद कर दिया। द एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग ड्यूटीज वाज ओनली फॉर द कंपनी, मतलब जबकि ये छूट सिर्फ
कंपनी को दी गई थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ छूट थी कि तुम्हें कोई भी टैक्स या ड्यूटीज़ पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो इंडिविजुअल जो ऑफिसर थे उनके, ब्रिटिशर्स के, जो अपना पर्सनल व्यापार कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि हम भी नहीं पे करेंगे। एंड नॉट फॉर द इंडिविजुअल, दिस कॉज एन इनॉर्मस लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल। इसकी वजह से बंगाल को बहुत बड़ा फाइनेंशियल झटका लगा। ऑब्वियसली भाई किसी भी सरकार के लिए इनकम क्या होती है, उसके टैक्स और ड्यूटीज़। अगर टैक्स और ड्यूटीज़ ही नहीं पे करोगे तो फिर उनकी अर्निंग कैसे होगी, उनका रेवेन्यू कैसे होगा। तो इसके उनके खजाने में फ़र्क पड़ने लगा, किसके, बंगाल की ट्रेजरी में। ड्यू टू दिस डिस्कॉर्ड बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंक्रीज इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। इसलिए 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में कंपनी के बीच में और उस वक्त जो बंगाल के नवाब थे उनके बीच में मतभेद होना शुरू हो गए। डिस्कॉर्ड, एक रिफ्ट, एक खाई उनके बीच में आ गई, ठीक, दरार आ गई उनकी उसमें। बिकॉज भाई नवाब ने तो परमिशन दी थी सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ठीक है तुम टैक्स मत भरो, तुम ड्यूटी मत दो, लेकिन ये थोड़ी ना कहा था कि तुम्हारे कोई जो पर्सनल लेवल पे व्यापार कर रहा है वो भी नहीं भरेगा। भाई इंडिविजुअल को तो भरना पड़ेगा, लेकिन इनके देखा देखी वो इंडिविजुअल भी नहीं भर रहे थे। बंगाल वॉज रूल्ड बाई मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन एंड अली वर्दी खान। उस वक्त बंगाल में कौन कौन रूल कर रहा था? मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन और अली वर्दी खान, नाम याद रखना। दे वर विजिलेंट एंड केप्ट द पावर्स ऑफ द कंपनी इन चेक। वो काफ़ी विजिलेंट थे, काफ़ी सतर्क थे और वो देख रहे थे कि कंपनी किस तरीके से बंगाल में व्यापार कर रही है, और जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी गड़बड़ी करने की कोशिश करती थी वो उसके खिलाफ खड़े हो जाते थे। ठीक है, तो ये 3 प्रोमिनेंट नेम्स हैं, आप प्लीज़ याद रखिएगा। ठीक है, मुर्शीद कुली खान, सुजाउद्दीन एंड अली वर्दी खान। ठीक है, उस वक्त बंगाल में ये लोग रूल कर रहे थे। अली वर्दी खान वॉज पर्टिकुलरली केयरफुल टू लिमिट द पावर ऑफ द कंपनी। खास तौर से इन तीनों में अली वर्दी खान काफ़ी सतर्क था कि कंपनी के पावर्स को लिमिट में रखने के लिए, ताकि ये अपनी मनमानी ज़्यादा ना चलाए, क्योंकि भाई समझ सकते हैं ना कि अगर कोई ज़्यादा मनमानी चलाएगा तो आगे चल के क्या खतरा हो सकता है। He laid down 2 conditions that the company must fulfill as stand to lose its trading right in Bengal. इन्होंने कहा कि आपको 2 कंडीशन फुलफिल करने पड़ेंगे, 2 कंडीशंस, 2 शर्तें आपको हमारी माननी पड़ेगी। अगर आप नहीं मानेंगे तो आप बंगाल में व्यापार नहीं कर सकते। अली वर्दी खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी से बोल दिया कि अगर आप बंगाल में व्यापार करना चाहते हैं तो आपको हमारी 2 शर्तें माननी पड़ेगी, वरना आपको हमारे बंगाल में व्यापार करने का अधिकार ख़त्म कर दिया जाएगा। वो क्या कंडीशंस थी? फर्स्ट, द ऑफिशियल ऑफ द कंपनी हु अंडरटेक प्राइवेट ट्रेड मस्ट पे कस्टम ड्यूटी। पहली शर्त तो थी ये थी कि भाई जो भी तुम्हारे ऑफिसर्स हैं जो पर्सनल लेवल पे प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं उनको ड्यूटी भरनी पड़ेगी। छूट ईस्ट इंडिया कंपनी को है, आपके ऑफिशियल्स के प्राइवेट ट्रेड को छूट नहीं है, तो उनको तो कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, पहली बात। इफ़ दे फेल टू डू सो द एग्जाम्पशंस फ्रॉम कस्टम ड्यूटी ग्रांटेड टू द कंपनी टू वुड बी रिवोक्ड। अगर आपके अगर आपके जो ऑफिशियल्स हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, जो बाकी जो ऑफिशियल्स हैं जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, अगर वो कस्टम ड्यूटी बंगाल को पे नहीं करेंगे तो ये अधिकार जो हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को जो प्रिविलेज दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भी ये प्रिविलेज हम वापस ले लेंगे और फिर दोनों को पे करना पड़ेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को तो करना भी पड़ेगा और ये प्राइवेट प्लेयर्स को भी करना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि या तो आप उनसे कहो कि हमारे टैक्सेस पे करें, वरना फिर आपसे भी ये फैसिलिटी हम वापस लेते हैं। द सेकेंड कंडीशन क्या थी? द कंपनी वुड नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशन। उन्होंने कहा कि आप जहाँ तक भाई फोर्टिफाई कर लिया ठीक है, लेकिन इसके आगे आप और फोर्टिफाई नहीं करोगे और किले में तब्दील नहीं करोगे अपने एरियाज़ को, ओपन में ट्रेड करो। ठीक है। However, by this time, the company had become very powerful. The victory over France, both in Europe and in India, had proved their military prowess. Actually, लेकिन यहाँ तक आते आते कंपनी काफ़ी पावरफुल हो गई थी। जो उन्होंने जो जीत हासिल करी थी फ्रांस के ऊपर यूरोप में और इंडिया में, उससे उनकी मिलिट्री पावर भी बहुत बढ़ गई थी। तो भले ही नवाब बोल जरूर रहे थे, लेकिन जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने इस ऑर्डर को फॉलो करने से मना कर दिया या उन्होंने अनसुना कर दिया। With this confidence, the English East India Company sought to expand trade and secure markets by annexing territories in India. वो इस फ्रांस के ऊपर अपनी जीत से वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे, इतने ज़्यादा वो
उनको अपने ऊपर वो आ गया था कि उन्होंने इंडिया की बहुत सारी टेरिटरीज़ को अपने कब्जे में करना शुरू कर दिया था, हथियाना शुरू कर दिया था। ठीक है, अपनी अपनी मिलिट्री पावर को और अपनी फाइनेंशियल पावर को दिखाते हुए, उसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने इंडिया की काफ़ी सारी टेरिटरीज़ को धीरे 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 अपने अंडर लेना शुरू कर दिया था। किसने? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, व्हेन सिराज उद-दौला बिकेम नवाब ऑफ बंगाल इन 1756, द मैटर्स बिटवीन द कंपनी एंड नवाब बिकेम वर्स। जब सिराज-उद-दौला वहाँ के बंगाल के नवाब बन गए अनवरुद्दीन के बाद, तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने अली वर्दी खान के बाद जब सिराज-उद-दौला 1756 में बंगाल के नवाब बन गए, तब तो भाई जो रिलेशन था बंगाल का और नवाब का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो और भी ख़राब हो गया। सिराज-उद-दौला आस्क्ड द कंपनी टू रिमूव ऑल द फोर्टिफिकेशन इन कलकत्ता। उन्होंने कहा भाई हमको बर्दाश्त नहीं है, आप कलकत्ता में जितने भी आपने फोर्टिफिकेशन किए हैं, जितने भी किले बनाए हैं, उनको ध्वस्त करो, उनको ख़त्म करो। द कंपनी डिक्लाइन टू फॉलो द ऑर्डर। कंपनी ने मना कर दिया ये आज्ञा मानने के लिए, ऑर्डर मानने के लिए। सो द नवाब सेंट हिज ट्रूप्स एंड ऑक्यूपाइड द फैक्ट्रीज इन कलकत्ता। तो उन्होंने क्या किया, नवाब सिराज-उद-दौला ने अपनी आर्मी भेजी और कलकत्ता में जो जितनी भी फैक्ट्रीज थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसको कब्जे में कर लिया। द ब्रिटिश डिड नॉट टेक दिस लाइटली। अब ब्रिटिश ने इसको हल्के में नहीं लिया, है ना। दे गॉट री इन्फोर्समेंट एंड रिकैप्चर द फैक्ट्रीज। इन्होंने यहाँ वहाँ से आर्मी मंगा के अपनी एडिशनल वो करके दोबारा इन फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लिया। कौन सी? कलकत्ता की फैक्ट्रीज में। दे ऑल्सो सॉट टू डिपोज सिराज-उद-दौला एंड हैव अ पपेट नवाब सिट ऑन द बंगाल सोन। इन्होंने क्या किया, कोशिश करी कि सिराज-उद-दौला को बंगाल की तख्ती से हटा दिया जाए और किसी पपेट को वो उस थ्रोन पे बैठा दे, बंगाल की गद्दी बैठा दे, जो कि जैसे कठपुतली, तो मतलब पपेट क्या होता है, कठपुतली को बैठा दे, जो वही करे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहेगा। ठीक है ना। जब सिराज-उद-दौला ने इनको मना किया कि अभी फोर्टिफिकेशन हटाइए कलकत्ता से सारे, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो करने से मना कर दिया। इसकी वजह से क्या किया कि सिराज-उद-दौला ने इनके ऊपर अटैक कर दिया और इनकी सारी फैक्ट्रीज़ को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये बात जो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने हल्के में नहीं ली। उन्होंने और अपनी ताकत और अपनी मिलिट्री पावर यहाँ वहाँ से मंगाई और फिर से इन्होंने वॉर करी और दोबारा अपनी फैक्ट्रीज जीत ली। साथ में फिर ये भी षड्यंत्र रचने लगे कि सिराज-उद-दौला को अब बंगाल का नवाब की गद्दी से हटाना पड़ेगा और किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाना पड़ेगा जिनके ऊपर इनकी मनमानी चल सके, जिसको ये अपने तरीके से चला सके। तो मतलब एक डमी नवाब को बैठाने की तैयारी में ये लग गए। इसकी वजह से अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक बैटल हुआ जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था। The Battle of Plassey was fought on 23rd June 1757 between the armies of Siraj-ud-Daulah and English East India Company at Plassey. ठीक है, ये जो बैटल था वो 23rd जून 1757 में हुआ था सिराज-उद-दौला और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच में। और ये कहाँ हुआ था? पलासी में। और पलासी कहाँ था? वेस्ट बंगाल में। द कंपनीज फोर्सेस वर लेड बाय द रॉबर्ट क्लाइव। उस वक्त जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फोर्स के लीडर थे वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। मतलब रॉबर्ट क्लाइव इस जंग को लीड कर रहे थे। सिराज-उद-दौला वॉज डिफीटेड बाय द कंपनी। इस बैटल ऑफ प्लासी का क्या नतीजा निकला कि सिराज-उद-दौला जो नवाब थे बंगाल के वो हार गए। अ नंबर ऑफ रीजन्स वर कंट्रीब्यूटेड टू हिज डिफीट। बहुत सारे कारण बताए जाते हैं जिसकी वजह से बैटल ऑफ प्लासी में सिराज-उद-दौला को हार का सामना करना पड़ा। पहला रीज़न क्या था कि मीर जाफर हु वाज अ नवाब्स कमांडर इन चीफ डिड नॉट टेक पार्ट इन द बैटल अलॉन्ग विद द ट्रूप्स हु सपोर्टेड हिम। पहली बात तो क्या हुआ, जो मीर जाफर था जो कि नवाब का ही कमांडर इन चीफ था, मतलब उन्हीं का भरोसेमंद व्यक्ति था, लेकिन उसने उस वॉर में हिस्सा ही नहीं लिया और ना ही अपनी सेना भेजी नवाब की मदद के लिए मीर जाफर ने। दूसरा क्या हुआ कि जो did not take part in the battle along the troops who supported him. The richest banker of Bengal, Jagat Seth, did not support the Nawab. और दूसरी बात जो बंगाल का सबसे बड़ा सेठ था, सबसे बड़ा व्यापारी था जगत सेठ, जो बैंकर था सबसे बड़ा वहाँ का, उसने भी नवाब की मदद नहीं करी। तो दो इम्पॉर्टेंट व्यक्ति ने बैटल ऑफ प्लासी में सिराज-उद-दौला की मदद नहीं करी, बल्कि उन्होंने साथ किसका दिया? ब्रिटिशर्स का साथ दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ? सिराज-उद-दौला बैटल ऑफ प्लासी हार गए। This is why Siraj-ud-Daulah was captured, imprisoned and killed by the company after his defeat in the Battle of Plassey, जिसके वजह से वो हार गए, फिर उनको जेल कर दिया गया और फिर बाद में मार दिया गया। मीर जाफर was made the नवाब ऑफ बंगाल, और सिराज-उद-दौला के मरने के बाद उन्होंने
मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। अब यही तो वो चाहते थे कि भाई कोई ऐसा पपेट नवाब हम बना दें जो हमारे इशारों में नाचे, और उनको मीर जाफ़र मिल गया। मीर जाफ़र उनकी बातों में आ गया और उन्होंने अब नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला का साथ देने के बजाय किसका साथ दे दिया? ब्रिटिशर्स का साथ दे दिया। द बैटल ऑफ प्लासी इज अ सिग्निफिकेंट लैंडमार्क इन इंडियन हिस्ट्री। इट मार्क द फर्स्ट स्टेप of the company towards consolidating its power as much more than a trading center। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ये इंडियन हिस्ट्री में बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पावर को कंसोलिडेट कर लिया इंडिया में। अब वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं थी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन में भी अच्छा खासा कंट्रोल हो गया था। वो अच्छी खासी एक पॉलिटिकल पावर इंडिया में बन गई थी। ट्रेडिंग के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई थी। इसलिए बैटल ऑफ प्लासी का एक अलग महत्व है इंडिया के इतिहास में, क्योंकि यही वो बैटल है जिसके बाद से इंडिया का जो इतिहास है वो बदल गया और आने वाले आगे 200 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने या ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया। ठीक है ना। इट वॉज स्लोली ऑन इट्स वे टू बिकम अ पॉलिटिकल पावर। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो मेन पावर कौन बन गई? ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, अब क्या हुआ? बंगाल आफ्टर प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल में क्या चेंजेस हुए? मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। मीर जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल एज अ मेयर पपेट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब सिराजुद्दौला मर गए तो मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और वो सब एक कठपुतली बन के रह गए ब्रिटिशर्स के हाथ की। द कंपनी कॉन्स्टेंटली एक्सट्रैक्टेड मनी फ्रॉम हिम। लगातार उनसे पैसा वो किसी न किसी रीज़न से लेती रही। टू द कंपनी ही वॉज अ गोल्डन सैक इन टू विच दे कुड डिप देयर हैंड्स अप एट प्लेजर। मतलब वो ऐसा खजाना बन गए जिसमें जब हाथ डाला और अपना खजाना लिया और चल दिए। इस तरीके से बन के रह गए मीर जाफर और बंगाल का खजाना। However, when he could no longer give them money, he too was deposed। लेकिन जब मीर जाफर भी इसके खिलाफ हो गए कि भाई कब तक हम आपको खजाना ऐसे देते रहे और बंगाल को हम कंगाल करते रहे, तब क्या हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने देखा कि भाई अब तो हमको इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो इन्होंने फिर मीर जाफर को भी बंगाल की गद्दी से हटा दिया। अब किसको बैठा दिया? मीर कासिम। तो पहले सिराजुद्दौला थे, फिर मीर जाफर आए। अब मीर जाफर भी जब इनकी बात नहीं मान रहे तो मीर कासिम को बैठा दिया। Mir Qasim was made the Nawab in his place. He rewarded the company by allowing it to collect revenue from the districts of Burdwan, Midnapur and Chittagong। जब मीर कासिम को नवाब बना दिया गया बंगाल का, वो बड़ा खुश हो गया और उन्होंने कंपनी को अलाउ कर दिया कि जितना भी रेवेन्यू, जितनी भी आमदनी हो रही है बुर्दवां से, मिदनापुर से और चित्तागोंग से, सब आपकी। However, after few years, Mir Qasim tried to break away from the company and assert his own control। लेकिन कुछ सालों के बाद मीर कासिम को लगा कि नहीं यार, मुझे इनके कंट्रोल में नहीं रहना, मुझे अपना सत्ता रखनी है। तो ही लेट गो ऑफ द कोर्ट ऑफिशियल्स इन हिज कोर्ट हु सिंपथाइज्ड विद द ब्रिटिश। तो सबसे पहले मीर कासिम ने क्या किया? उनके दरबार में जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सपोर्टर्स थे उनको हटाया। उन्होंने कहा नहीं हटो, अगर तुम्हें ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करना है तो तुम्हारी हमारे उसमें कोई जगह नहीं है। ही हायर्ड यूरोपियन एक्सपर्ट्स टू ट्रेन हिज आर्मी टू इन वॉरफेयर। उन्होंने यूरोप से दूसरे एक्सपर्ट्स को बुलाया कि मीर कासिम ने कि हमारी जो आर्मी है उसको मॉडर्न ट्रेनिंग दो ताकि हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी का सामना कर सकें। ही अलाउड द इंडियन एंड द ब्रिटिश मर्चेंट्स टू ट्रेड ऑन इक्वल टर्म्स बाय अबॉलिशिंग ऑल ड्यूटीज ऑन इंटरनल ट्रेड। इन्होंने क्या कर दिया? फिर मीर कासिम ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया और इन्होंने इंडियन और ब्रिटिश मर्चेंट के लिए इक्वल टर्म्स में व्यापार करने के रूल्स बना दिए। उनने बोला कि अगर इंडिया के अंदर भले वो इंडियन व्यापारी हो या ब्रिटिश का व्यापारी हो, दोनों के लिए जो नियम कायदे कानून होंगे वो सेम होंगे। अब इससे क्या हुआ? फ़ायदा हुआ कि इंडियन और ब्रिटिश ट्रेडर्स एट पार आ गए, है ना। दिस एडवर्सली अफेक्टेड ब्रिटिश ट्रेड एज दे नो लॉन्गर हेल्ड मोनोपोली ओवर द ट्रेड। इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्यों? क्योंकि अब वो होलसेल, उनकी जो मोनोपोली थी इंडियन मार्केट में वो ख़त्म हो गई, क्योंकि उनके बहुत सारे इंडियन कॉम्पिटिटर्स भी खड़े हो गए। ऑब्वियस सी बात है कि वो बौखला गए। सो द कंपनी डिसाइडेड टू डिपोज मीर कासिम। तो उन्होंने ठान लिया कि अब अरे भाई अब तो मीर कासिम को भी हटाना पड़ेगा। तो इन्होंने सिराजुद्दौला को हटाया, फिर मीर जाफर हटाया, और जब इन्हें लगा कि अरे नहीं, मीर कासिम भी अब इनके फ़ायदे का नहीं रह गया है, उल्टा इनका नुकसान करने वाला है, तो इन्होंने मीर कासिम को भी फिर हटाया। ठीक है। अब इसके बाद एक दूसरी बहुत बड़ी लड़ाई हुई, बैटल ऑफ बक्सार, जो 1764 में हुई। ये भी हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। एंग्री विद द चेंजेस मेड बाय मीर कासिम,
द ब्रिटिश वेज वॉर अगेंस्ट हिम, जो मीर कासिम ने जो भी बदलाव किए थे उनके रूल्स रेगुलेशन से, इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ एक जंग छेड़ दी। मीर कासिम डिफीटेड इन दिस वॉर, इसमें मीर कासिम हार गए। ही फ्लैड टू अवध एंड ज्वाइंड हैंड्स विद द नवाब ऑफ अवध, वो अवध भाग गए और कौन, मीर कासिम अवध चले गए और अवध के नवाब के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। शुजा-उद-दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम II, अवध के जो नवाब थे और शुजा-उद-दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II जो थे, इन तीनों ने मिल के हाथ मिला लिया। मीर कासिम एंड एलीज, मीर कासिम और ये 3 फ्रेंड्स इनके, नवाब ऑफ अवध, शुजा-उद-दौला और शाह आलम II, ये चारों लोगों ने मिलकर के क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक वॉर लड़ी, जिस वॉर को हम बैटल ऑफ बक्सार कहते हैं। मीर कासिम एंड ऑल एलीज, एलीज मत होते हैं फ्रेंड्स, कौन से फ्रेंड्स हैं उनके, ये नवाब ऑफ अवध, शुजा-उद-दौला और मुगल एम्परर शाह आलम II। मीर कासिम एंड एलीज फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश इन बक्सर ऑन 22 अक्टूबर 1764। मीर कासिम एंड एलीज वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश। 22 अक्टूबर 1764 को बैटल ऑफ बक्सार हुआ, लेकिन ये चारों लोग हार गए। The two parties signed a treaty in 1765, और दोनों को समझौता साइन करना पड़ा, इन चारों को एक तरफ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरी तरफ। Consequently the following arrangements were agreed upon, इस समझौता में ये चीज़ उनको करनी पड़ी कि it was agreed that Shah Alam II shall give the Diwani the revenue collection right of Bengal, Bihar and Orissa, present day Odisha, to the British। इसमें शाह आलम जो थे सेकेंड, उनको इस समझौते में ये साइन करना पड़ा कि ब्रिटिशर्स को दीवानी या रेवेन्यू कलेक्शन का हम राइट देंगे। कहाँ का रेवेन्यू, तो यहाँ पर इस समझौते के तहत जो शाह आलम II को ये इनको राइट देना पड़ा ब्रिटिशर्स को कि आप दीवानी कलेक्ट कर सकते हो बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की। Shuja-ud-Daula was forced to hand over the districts of Allahabad and Kara. He also had to pay 50 lakh rupees as war damages. दूसरी तरफ शुजा-उद-दौला को क्या करना पड़ा, उनको इलाहाबाद और करा ब्रिटिशर्स को देना पड़ा, और दूसरी तरफ उन्हें 50 लाख जुर्माना भी भरना पड़ा, जो भी नुकसान हुआ उसका 50 लाख रुपए भी भरना पड़ा। तीसरा, मीर कासिम वॉज डिपोज एंड मीर जाफर वॉज रीइंस्टेटेड ऑन द थ्रोन ऑफ बंगाल, और मीर कासिम को बंगाल से हटा दिया गया और दोबारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। ठीक है, तो बैटल ऑफ बक्सर जो 22 अक्टूबर 1764 में लड़ाई हुई थी, इसमें एक साइड तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ मीर कासिम और शुजा-उद-दौला और शाह आलम II थे। ये इन लोगों के बीच में लड़ाई हुई थी और इसमें क्या हुआ था कि ये जो मीर कासिम थे और इनके जो फ्रेंड्स थे वो हार गए थे, जिसकी वजह से इनको एक समझौता साइन करना पड़ा था। ठीक है, तो ये जो बैटल ऑफ बक्सर हुआ था अक्टूबर 22 1764 में मीर कासिम, इसके फ्रेंड्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसमें मीर कासिम और उसके फ्रेंड्स हार गए थे और जिसकी वजह से उनको एक पीस ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स के साथ 1765 में। और उस पीस ट्रीटी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे कि जो शाह आलम II थे, इनको दीवानी देना पड़ा, और कहाँ की दीवानी राइट्स देना पड़ा। दीवानी राइट्स क्या होता है, मतलब इन जो स्टेट्स हैं इनसे जो भी रेवेन्यू, जो भी आमदनी होगी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वो रखेगी वो। ठीक है, कौन से 3 स्टेट्स से, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसको आज हम उड़ीसा के नाम से जानते हैं। दूसरा, शुजा-उद-दौला को क्या करना पड़ा था, इनको इलाहाबाद और कारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा था और साथ में 50 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ा था। जो भी खर्चा हुआ वॉर में उसका हर्जाना शुजा-उद-दौला को देना पड़ा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और तीसरा क्या हुआ था, मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल की गद्दी से हटा दिया गया था और उनकी जगह दोबारा मीर जाफर को बना दिया गया था। ठीक है, ये पिक्चर में दिखा रहे हैं कि लॉर्ड क्लाइव रिसीविंग दीवानी फ्रॉम शाह आलम II, ये अथॉरिटी इनको मिल रही थी कि भैया आप दीवानी रख सकते हो इन 3 स्टेट्स की। ठीक है, द बैटल ऑफ बक्सार इज़ अ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट एंड डिसिसिव बैटल। जिस तरह से बैटल ऑफ प्लासी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, उसी तरह बैटल ऑफ बक्सार भी जो है उसका बहुत महत्व है, एक डिसिसिव बैटल है। क्यों, ये रीज़न पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली बात क्या था, इट एक्सपोज द वीकनेस ऑफ नेटिव आर्मीज। इससे भी पता चल गया कि हमारी उस वक्त की इंडिया की जो नेटिव आर्मी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की आर्मी के सामने बहुत वीक थी, बहुत कमज़ोर थी, वेल ट्रेंड नहीं थी। द नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल एंड द मुगल एम्परर वर नॉट डिपेंडेंट ऑन द कंपनी। अब इस वॉर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, जो नवाब थे बंगाल के और अवध के, दोनों किसके डिपेंडेंट हो गए,
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, है ना, क्योंकि वो हार गए थे तो जो वो बोल रही थी वो करना पड़ रहा था। अब द कंपनी एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज ऑफ द रिच ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ इंडिया टू एक्सपैंड देयर टेरिटरी फर्दर। और इस जो बंगाल और अवध जैसी जो रिच टेरिटरीज थे, इनका खजाना लेकर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अपनी टेरिटरीज को एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये बैटल ऑफ बक्सर से बुरी तरीके से ये जो नवाब ऑफ बंगाल के थे और अवध के जो नवाब थे वो सब हार गए और उनको ब्रिटिशर्स के सामने झुकना पड़ा, और उनका जो खजाना था उसका इस्तेमाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए और इंडिया में अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया। द इंक्रीजिंग ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, किस तरीके से ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ता चला गया। अब हम ये पीरियड देख रहे हैं 65 से 85 तक, 20 सालों में किस तरीके से ब्रिटिश का इन्फ्लुएंस इंडिया में बढ़ गया। डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल, बंगाल में डुअल गवर्नमेंट आ गई। पूछा जाता है कि डुअल गवर्नमेंट क्या होती है, तो बंगाल में डुअल गवर्नमेंट आ गई। डुअल मतलब दो सरकारें मिलकर बंगाल को चला रही थी। क्या था, आफ्टर इट्स विक्ट्री इन बोथ द बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बुक्सर द कंपनी बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल। जब बैटल ऑफ प्लासी भी जीत गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बैटल ऑफ बुक्सर भी जीत गए, तो कंपनी कहाँ का रूलर बन गया, बंगाल का। मतलब बंगाल को चलाने का अधिकार किसके हाथ में आ गया, कंपनी के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। द कंपनी कंट्रोल मिलिट्री एंड रेवेन्यू, बंगाल की मिलिट्री और रेवेन्यू जितनी भी आमदनी है और जो मिलिट्री है वो किसी कंट्रोल में आ गई, ईस्ट इंडिया कंपनी के। द स्मॉल अमाउंट वाज पेड टू नवाब टू अलाउ हिम टू रन द किंगडम। बदले में ये नवाब को थोड़ा सा पैसा देते थे कि लो आप इसके बदौलत अपना किंगडम चला लो, और मेन जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। In this way, the British had the power but no responsibility, while the Nawab had no power but all the responsibility. इस प्रकार से क्या हो गया कि ब्रिटिश के पास पावर आ गई बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी के, और नवाब के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई बिना पावर के। तो नवाब भी वीक होते चले गए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्ट्रांग होती चली गई। दिस वॉज अ डुअल और डबल गवर्नमेंट, है ना। तो बंगाल में दो सरकारें चल रही थी, नवाब की सरकार चल रही थी और ब्रिटिश की, लेकिन इसमें ऊपर कौन था, ब्रिटिश था ऊपर, और इसी को डबल या डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। इसमें जो मिलिट्री का जो पावर थी और रेवेन्यू का जो पावर था वो ब्रिटिश के हाथ में था, और उसका बाकी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, छोटी मोटी चीज़ें थी, उसका पावर किसके हाथ में था, नवाब के में। ठीक है, द पीपल ऑफ बंगाल सफर द मोस्ट अंडर द डुअल गवर्नमेंट। इस गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा नुकसान बंगाल की जनता को हुआ, क्योंकि उनका सुनने वाला तो कोई था ही नहीं ना। ब्रिटिशर्स काहे को उनकी सुनते, और जो नवाब थे वो चाहत के भी उनकी नहीं सुन पा रहे थे, क्योंकि उनके हाथ में कुछ था ही नहीं। The people of Bengal suffered the most under the dual government. Famine had struck Bengal in 1770, but neither the company nor the Nawab helped the people. जो बंगाल के पीपल थे बुरी तरीके से प्रभावित हुए इस डुअल गवर्नमेंट की वजह से। इसके ऊपर से और क्या हो गया, 1770 में एक फेमाइन आ गया, एक भुखमरी आ गई पूरे बंगाल में, ये फैल गई। और मतलब जो तुम्हारा ये एक त्रासदी आ गई, फेमाइन मतलब एक त्रासदी एक आई बंगाल में, और पूरा बंगाल इससे पीड़ित हो गया। लेकिन इसमें ना ही कंपनी ने बंगाल के लोगों की जनता की मदद करी, ना ही नवाब ने कर पाए। द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम एंडेड इन 1772। फाइनली ये डुअल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था 1772 में इसको ख़त्म किया गया, और बंगाल पूरी की पूरी डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया कंपनी के। मतलब नवाब को अब उस पोजीशन से हटा दिया गया, और बंगाल अब किसके कंट्रोल में आ गया, कंपनी के। The dual government system ended in 1772 when Bengal was brought under direct control of the company. Warren Hastings became the Governor General. अब 1772 में वॉरेन हेस्टिंग जो थे वो गवर्नर जनरल बन गए बंगाल के। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। 1772 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। He held this post from 1772 to 1785, करीब 72 से लेकर 85 तक गवर्नर जनरल बंगाल के वॉरेन हेस्टिंग ही रहे, एंड फर्दर स्टैंडर्ड द कंपनीज पोजीशन इन इंडिया, और इन्होंने इंडिया में कंपनी की पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है, तो ये बात तो हो गई प्लासी की, मतलब ये बात पूरी हो गई बंगाल की कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद और बैटल ऑफ बुक्सार के बाद बंगाल का क्या हर्ष हुआ। ठीक है, अब बारी आई मैसूर की। अब मैसूर में क्या हुआ, मैसूर वॉज रूल्ड बाय हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। उस समय मैसूर को रूल कौन कर रहे थे, हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। दे वर राइवल्स ऑफ द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ थे। ठीक है ना। 4 एंग्लो मैसूर wars were fought, 2 of them under Warren Hastings, but no clear winner emerged in either. 4 युद्ध हुए ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में,
ठीक है। और इसमें इनके 2 युद्ध में तो जो लीडर थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स थे, और लेकिन इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, ठीक है। टीपू सुल्तान was a mechanical toy created. Tipu Sultan was a mechanical toy created for Tipu Sultan. It depicts a tiger attacking a European soldier. एक टॉय बनाया गया था जिसको टीपूस टाइगर कहते थे। इसमें दिखा रहे हैं कि टीपू को टाइगर की तरह दिखाया गया है और वो एक ब्रिटिश सोल्जर को अटैक कर रहे हैं। ये इस टॉय से उनकी राइवलरी दिखाते थे कि वो जो टीपू हैदर अली और टीपू सुल्तान थे वो एक्चुअली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे, उनको पसंद नहीं करते थे, और उनकी वजह से उनके बीच में 4 युद्ध हुए, और लेकिन वो युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल के आ पाया। उन 4 युद्धों में से 2 युद्ध जो थे वो लीड कर रहे थे ब्रिटिशर्स की तरफ से वॉरेन हेस्टिंग। टीपू सन्स वर टेकन एज हॉस्टेजेस बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस आफ्टर द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। जब तीसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तब टीपू के जो बेटे थे उनको कब्जे में ले लिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। देखो इस पिक्चर में दिखा रहे हैं कि किस तरह से टीपू के सन को लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने कब्जे में ले रहे हैं ताकि फिर ये आगे चल के खड़े ना हो जाओ उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये तो मैसूर में हुआ। फिर मराठास के साथ क्या हुआ? मराठास के साथ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1775 और 1782 के बीच में। द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट बिटवीन 1775 एंड 1782। द इशू ऑफ सक्सेशन वॉज द रूट कॉज ऑफ द वॉर। इस वॉर का मेन कारण क्या था कि भाई महाराष्ट्र की गद्दी में कौन बैठे, ठीक है ना। तो ये तो पूछा जाएगा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का रीज़न क्या था, क्या कॉज था, ठीक है। Madhavrao II was backed by Maratha chief and Nana Fadnavis as influential administrator, ठीक है। जो माधवराव सेकंड थे वो जो महाराष्ट्र के जो चीफ थे और नाना फडणवीस थे वो चाहते थे कि महाराष्ट्र की राजगद्दी में माधवराव सेकंड बैठे। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश सपोर्टेड रघुनाथ राव, जबकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि महाराष्ट्र की राजगद्दी में रघुनाथ राव बैठे। Neither side emerged victorious in the war. However, there was a peace for the next 20 years between the two parties. युद्ध हुआ इनके बीच में, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, लेकिन इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकला, और इस युद्ध के होने के बाद एक पीस ट्रीटी साइन करी गई, और आगे 20 साल तक फिर इनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, शांति से काम होता रहा, ठीक है ना। ये माधवराव और नाना फडणवीस बता रहे हैं। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 से 1805 में। द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर वॉज फॉट बिटवीन दैम द देन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली एंड मराठा। फिर सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुआ लॉर्ड वेलेस्ली और मराठास के बीच में हुआ, ठीक है। ये नाम याद रखा करो कि कौन सा वॉर किसके बीच में हुआ, ठीक है, और उसका क्या नतीजा निकला। The Marathas lost to the British and were forced to enter into subsidiary alliance with Lord Wellesley. मराठास ब्रिटिशर से इस युद्ध में हार गए और उनको एक सब्सिडरी अलायंस, एक समझौता साइन करना पड़ा लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। अब ये सब्सिडरी अलायंस क्या है मैं अभी आने वाले पेज में आपको अच्छे से समझाऊंगी। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ फिर 1816 से 1819 के बीच में। द राइवल पार्टीज इन द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर वर द गवर्नर जनरल मार्किस हेस्टिंग्स एंड द मराठास। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में जो जिनके बीच में लड़ाई हुई वो थे गवर्नर जनरल मार्किस हेस्टिंग, ठीक है ना। तो पहले वॉरेन हेस्टिंग्स से फिर लॉर्ड वेलेस्ली आए, लॉर्ड वेलेस्ली के बाद अब कौन आ गए? जनरल मार्किस हेस्टिंग्स, और मराठा के बीच में थर्ड वॉर हुआ। दिस थर्ड वॉर वॉज अ डिसिसिव इन दैट इट लेड टू द मराठा बीइंग क्रश्ड कम्प्लीटली। और तीसरे एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठा को पूरी तरीके से क्रश कर दिया, ठीक है। पहली वाली मराठा वॉर तो बेनतीजा निकली। दूसरी वाली जब वॉर हुई तो मराठा हार गए और उनको एक सब्सिडरी अलायंस साइन करनी पड़ी लॉर्ड वेलेस्ली के साथ। और जो तीसरी एंग्लो मराठा वॉर हुई उसमें पूरी बुरी तरीके से मराठास हार गए, और ये किसकी लीडरशिप में हुई थी? मार्किस हेस्टिंग्स की लीडरशिप में हुई थी। अब मराठास का नामो निशान हट गया, ठीक है। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन 1785-1798, एक पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन बनाई गई जो कि 1785 से 1798 तक चली। बैक इन ब्रिटेन द कंपनीज पॉलिसीज वर क्रिटिसाइज बाय पार्लियामेंट। एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में कर रही थी उसका बहुत क्रिटिसिज्म उनको मिल रहा था उनके ही पार्लियामेंट में, ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इसके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही थी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अननेसेसरी इंडियंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है, ठीक है। द ब्रिटिश Parliament felt that the company interfered too much in the administrative affairs of the Indian despite being a mere trading company. ब्रिटेन के पार्लियामेंट में ये आवाज़ उठी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अननेसेसरी इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में दखलंदाजी कर रही है, जबकि वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी बन के इंडिया में गई थी। तो इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इसको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। Thus the Parliament issued
ऑर्डर्स प्रोहिबिटिंग इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश इन द डिस्प्यूट्स ऑफ द इंडियन रूलर्स। इसलिए पार्लियामेंट ने एक ऑर्डर इशू किया और उन्होंने बोला ब्रिटिशर्स को कि इंडिया के रूलर्स के एडमिनिस्ट्रेशन में आपको दखल देने की ज़रूरत नहीं है, उनको अपना राज करने दो, आप लोग व्यापार करो। Following these orders, Governor Generals Lord Cornwallis and Sir John Shore did not interfere much in the administrative affairs. जब ये ऑर्डर पास हो गया ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, तो गवर्नर जनरल थे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय पर और सर जॉन शोर, उन्होंने फिर क्या किया, इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी देना बंद कर दिया। लेकिन ये यहाँ पे भी उन्होंने चाल चली। However, this policy of non-intervention was followed by the British only when it suited their own interest. इन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन का को फॉलो कब किया, जब उनका फ़ायदा उनको नज़र आया। उन्होंने अपने हिसाब से इस पॉलिसी पे अमल किया। भाई इस पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन के अंतर्गत ब्रिटिशर्स को इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं देना है, ये नियम था। लेकिन ब्रिटिशर्स उस वक्त इस पॉलिसी को अपने हिसाब से यूज़ कर रहे थे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टीपू सुल्तान अटैक्ड त्रावणकोर, whose ruler was under British protection, the British waged war against टीपू सुल्तान। एक्चुअली क्या हुआ, जैसे टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर के जो रूलर था उसको अटैक कर दिया, लेकिन उस वक्त त्रावणकोर को जो रूलर था उसको ब्रिटिश प्रोटेक्शन मिली हुई थी, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने भी एक जंग छेड़ दी टीपू सुल्तान के बीच में। हालांकि ब्रिटिशर्स को उसमें रोल प्ले नहीं करना चाहिए था इस नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी के तहत, लेकिन उन्होंने यहाँ पर वो पॉलिसी को फॉलो नहीं किया और इन्होंने त्रावणकोर के जो रूलर थे उनका साथ दिया टीपू सुल्तान को हराने के लिए। दिस वॉज द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, यही था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। द ब्रिटिश ऑल्सो इंटरवीन्ड ऑन बिहाफ ऑफ द नवाब ऑफ अवध इन द वॉर अगेंस्ट हिज एनिमी। इसी तरीके से इन्होंने नवाब ऑफ अवध के खिलाफ भी एक जंग में साथ दिया इनके दुश्मनों का, है ना। जबकि पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन के तहत ना ही इनको त्रावणकोर के रूलर्स का साथ देना चाहिए था, ना ही इनको नवाब ऑफ अवध के एनिमीज़ का साथ देना चाहिए था। लेकिन दोनों जगह पे ही ब्रिटिशर्स ने अपना ये पॉलिसी को तोड़ दिया। तो इस वीडियो में मैं यहीं तक आपको समझा रही हूँ। अब हम ब्रिटिश एक्सपेंशन और बाकी के 2 पेजेस और हैं वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पार्ट 2 में। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार प्लीज़ आप अपनी बुक से इस चैप्टर को पढ़िए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू सॉल्व दोज डाउट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लर्निंग इज फन, and stay tuned to this channel for more videos like this. Thank you.